नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS मास्टरमाइंड्स। यूपीएससी सक्सेस पिरामिड स्ट्रेटजी सीरीज के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मास्टरी विथ राइट माइंडसेट। तो आइए इस पिरामिड स्ट्रेटजी को रिकैप करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बात किया था कि 90% यूपीएससी एस्पिरेंट फेल क्यों हो जाते हैं। उसमें हमने जो गलतियां करते हैं उसके बारे में बात किया था, और उसमें हमने ये बात करी थी कि आप अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आपको एक पिरामिड स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। यानी कि पहले आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना है जिस तरीके की यूपीएससी डिमांड करती है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ के अपना बेसिक क्लियर करना है, तब आपको डेप्थ पे जाना है। यानी कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम जैसी एडवांस बुक्स पढ़नी है अपने सिलेबस के अनुसार, तब आपको आंसर राइटिंग और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। पहले ही लोग जो है डेप्थ पे चले जाते हैं, एडवांस बुक पढ़ने लगते हैं, उनका बेसिक क्लियर होता नहीं है, माइंडसेट जिस तरीके का चाहिए वो सही होता नहीं है, इस वजह से वो फेल कर जाते हैं। तो दोस्तों, हमने सेकेंड पार्ट में माइंडसेट पे बात किया था कि माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, यूपीएससी किस तरीके के माइंडसेट की डिमांड करती है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे बुक्स की, कि आप अपने बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एनसीईआरटी इसमें किस तरीके से आपकी हेल्प करेगी। तो आइए हम बात करेंगे आज पिरामिड के सेकेंड लेयर यानी एनसीईआरटी की। क्योंकि जब तक आप अपना बेस क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इसलिए हम आज जो है इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। इस पार्ट में हम बात करेंगे टूरिस्ट रीडिंग वर्सेस माइनर रीडिंग, फिर 3 रीड मेथड, सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी माइंडसेट, फिर नोट मेकिंग, रिवीजन स्ट्रेटजी एंड सो ऑन। जब नए एस्पिरेंट आते हैं ना यूपीएससी की तैयारी करने, तो उनकी एक मेंटलिटी होती है कि जो एनसीईआरटी है वो बच्चों की बुक्स है, या तो पढ़ते ही नहीं है या पढ़ते भी हैं तो नोवेल की तरह बस ऐसे सरसरी निगाह से देखते हुए चले जाते हैं, न तो कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं न तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर उसको जल्दी जल्दी पढ़ के बाद में भूल जाते हैं, फिर एडवांस बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर जब एडवांस बुक्स पढ़ते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे बेसिक्स पता ही नहीं होते हैं, एडवांस बुक्स में बेसिक थोड़े दिया होता है, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर उसको जो है उसी तरीके से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, इस लूप में फंस जाते हैं और बार बार एक ही गलती दोहराते रहते हैं। तो आपको जो है ना ये वाला माइंडसेट चेंज करना है, यानी कि टूरिस्ट माइंडसेट से आपको शिफ्ट करना है माइनर माइंडसेट। जैसे कोई टूरिस्ट होता है, कहीं जाता है घूमने, वो देखता है इधर उधर जो चीज़ें अच्छी लगती है, फ़ोटो खींचता है, फिर बाद में भूल जाता है, दूसरे जगह चला जाता है। और एक माइनर जो होता है, कहीं जाता है, वहाँ की जो लैंड है उसको अच्छे से समझता है, वहाँ पे काम की चीज़ें उसको खोदता है, फिर वहाँ से जो नॉलेज मिलता है उसको जो है वो ग्रहण करता है। तो आपको जो है ना ये माइनर वाली मेंटलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे टूरिस्ट रीडिंग मेंटलिटी वाले जो होते हैं ना एस्पिरेंट, वो क्या करते हैं कि उनको बस धुन चढ़ी रहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करना है। वो बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, ना कोई रिवीजन करते हैं, ना उस पर रिकॉल करते हैं, ना तो कोई माइंड में बनाते हैं, और फिर बुक बंद करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो माइनर रीडिंग मेंटलिटी वाला पर्सन होता है ना, वो एक चैप्टर पढ़ेगा या एक कंसेप्ट पढ़ेगा, उसको डीपली उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और अच्छी चीज़ें हाईलाइट करेगा जो उसके ज़रूरी है, काम की चीज़ें जो कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, जो कॉन्सेप्ट है। और बुक्स जो है ना पढ़ने के बाद बंद करता है, फिर उसको मेंटली रिवाइज करता है, प्रश्न उससे रिलेटेड पूछता है। तो ये है माइनर रीडिंग मेंटलिटी और टूरिस्ट रीडिंग मेंटलिटी। तो आप अपने आप को पहले देखो कि आपकी मेंटलिटी क्या है। आप टूरिस्ट रीडिंग से पढ़ रहे हो तब तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको अपना माइंडसेट जो है ना चेंज करके फिर माइनर रीडिंग की तरफ लाना पड़ेगा। जैसे जो टूरिस्ट मेंटलिटी वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 45 दिन में सारी एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, सब कुछ हाईलाइट कर देते हैं और जल्दी जो है ना स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाते हैं, और फिर उनको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन 1-2 महीने बाद सब कुछ भूल जाते हैं और यही चीज़ें बार बार करते रहते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक एस्पिरेंट भी है 3 महीने लगाता है, वो थोड़ा थोड़ा आराम से चलता है और जो चीज़ें पढ़ता है उसके पीछे प्रश्न पूछता रहता है, ऐसा है तो क्यों है,
ये नहीं कि बस दिया है तो बस रट लिया, नहीं, आपको पूछना है कि ऐसा है तो क्यों है, और उसको जो है कनेक्ट करता है अदर चैप्टर से, अदर सब्जेक्ट से, करेंट से, कंसेप्ट बिल्ड करता है। तो 3 महीने बाद उसके ये सिचुएशन हो जाती है कि वो PYQs अच्छे से सॉल्व कर रहा है, और जो है उसके अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो गई है कि वो एडवांस बुक अच्छे से पढ़ रहा है, उसकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। तो आपको यहाँ लेसन ये है कि आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप डायरेक्ट स्पीड थोड़े बढ़ाते हो, पहले आप चलाना सीखते हो ना, पहले बेसिक सही करते हो ना, तब जाके स्पीड आती है। तो आपको पहले बेसिक सही करना है, स्पीड नहीं देखना है कि नहीं मैंने आज इतने पेज खत्म कर दिया, इतनी बुक्स खत्म कर दी, इतने चैप्टर खत्म कर दिया, नहीं, आपको देखना है कि आपका कंसेप्ट क्या बिल्ड हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं, आप उससे प्रश्न पूछ के सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें डेवलप करनी है। एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट आते हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, जैसे बुद्धिज्म, मौर्य से रिलेटेड, हड़प्पन से रिलेटेड, ये प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाते हैं। ज्योग्राफी में है, इकोनॉमी में है, बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती हैं। जो एनसीईआरटी जो सबसे महत्वपूर्ण काम की है ना, वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, क्योंकि एडवांस बुक में कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, उसमें सब चीज़ें एडवांस होती है। उनको ये लगता है कि बच्चा जो है अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आया है, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि एडवांस जो बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम वगैरह हो गई, तो उसमें उनके अलग अलग राइटर होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप जो है ये सभी चीज़ों से उसको जोड़ो। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि भारत सरकार एक सिंगल एंटिटी उसको जो है बनवाती है एनसीईआरटी बुक्स को, तो इसमें जो है ना एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, इस तरीके से ये बुक्स बनाई गई। तो यानी कनेक्शन की जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो एनसीईआरटी पढ़ के आप बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 6th क्लास 7th से कनेक्टेड है, 7th 8th से, 8th 9 जो है 8th से कनेक्ट है, इस तरीके से है। साइंस जो ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, ज्योग्राफी हिस्ट्री से कनेक्टेड है, यानी एक कनेक्शन वहाँ पे बिल्ड होता है। और फिर जो है ना थर्ड है कि आंसर राइटिंग में इसमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे होते हैं, कंक्लूजन बहुत अच्छा होता है, कुछ चीज़ों की बॉडी भी बहुत अच्छी होती है। तो आप यहाँ से आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स मेंस में तो डायरेक्ट आता ही आता है, 30% कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं एनसीईआरटी से, तो इसलिए जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस चीज़ को एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 30% आप समझ लो, 40-50% पे तो लोग टॉप करते हैं, आप 30% अगर एनसीईआरटी से कवर कर ले रहे हो तो समझ लीजिए कितनी हेल्पफुल है एनसीईआरटी। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। इसका एक है 3 रीड मेथड। इसमें इसका फर्स्ट रीड है, मतलब 3 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? फर्स्ट रीड में सर्वे करना है, मतलब आपको बस मेंटल मैप तैयार करना है और 30% अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सेकेंड रीड में आपको वाई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो एक एक लाइन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, 70% अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और थर्ड रीड में कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको अदर सब्जेक्ट से जोड़ना है, करंट अफेयर से जोड़ना है। यहाँ पे 90% जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, यानी कि इसमें तीनों में है, पहले कंसेप्ट, फिर कनेक्शन, फिर क्लैरिटी। ये आपको इस क्रम में चलना है। जिसे आइए अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रीड 1 जो है ना, यानी सर्वे, यहाँ पे 30% आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ज़्यादा दबाव नहीं बनाना है दिमाग पे। आपका यहाँ पे गोल है कि आपको एक मेंटल मैप बनाना है हर चैप्टर का। जैसे मान लीजिए आप साइंस के एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो जब फर्स्ट चैप्टर उसका खोलते हो 6th क्लास का या 7th 9th जो भी, आप पहले 6 से ही पढ़ना है, तो उसका चैप्टर क्या है, चैप्टर की हेडिंग पढ़ो, उसके बारे में पूछो कि इसमें क्या है। फिर उसके सेक्शन देखो कि जो फर्स्ट चैप्टर उसके कौन कौन सी हेडिंग है, सब हेडिंग कौन कौन सी है, उसका फ्लो क्या है, उसके किस आइडिया से उसको बढ़ाया गया, पहले किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, फिर दोबारा किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। इस चीज़ को देखो और आपको याद नहीं करना, बस इसको देखते हुए पढ़ते हुए तेज़ी से चले जाना है। हर चैप्टर को 10-15 मिनट दो, और कोई बड़ा है तो ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं देना दिमाग पे, बस ऐसे ही चलना है। जैसे आप कहीं जाते हो ना, तो मैप लेके जाते हो, तो पहले से ही मैप देख लेते हो यहाँ यहाँ जाना है, तो उसी तरीके से आपका सर्वे यानी फर्स्ट रीड में ये करना है। यानी कि 6th to 12th एनसीईआरटी को बस एक सर्वे कर लो, फिर सेकेंड रीड पे आओ।
सेकंड है ना, यानी कि आपने सर्वे पहले कर लिया, अब सेकंड रीड में करना है कि वाई, यानी जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसके पीछे वाई प्रश्न पूछते रहो। कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो ऐसा क्यों है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट 1991 में पॉलिसी लाई थी एलपीजी की, तो आपको वहां से प्रश्न पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ था, इसमें क्या इंक्लूड है, इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये कैसे वर्क करती है। इस तरीके से ना आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें जो है आप प्रश्न पूछते रहो। सेकेंड रीड में ना आप जितने प्रश्न पूछ सकते हो, उसमें तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में प्रश्न दिया रहता है, इसके अलावा भी आप जो है पूछ सकते हो, अपने आप से पूछो कि क्या चीज़ें क्यों है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हो, नेट से ढूंढ के फिर वो जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ें अभी आपका कुछ क्लियर नहीं हुआ, नेट से भी सर्च कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को और क्लियरिटी लाने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड रीड, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। और यूपीएससी जो है ना कनेक्शन की ही डिमांड करती है, वो कभी भी किसी भी टॉपिक पे एकदम सेपरेट प्रश्न नहीं पूछती है। हर क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक कनेक्टेड होते ही होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आप मेंस में जवाब दोगे ना तो वो जरूर 2-3 टॉपिक से, 2-3 चैप्टर से या 2 सब्जेक्ट से कनेक्ट होते ही होते हैं। इसलिए जो थर्ड रीड है किसी भी एनसीईआरटी की, आपको वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना है। उसमें क्या करना है, एक तो कनेक्ट करना है उसको अदर सब्जेक्ट से। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ज्योग्राफी इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट हो रहा है, यानी कि आपको कनेक्ट करना है। अब फिर करेंट अफेयर से, जब कोई चीज़ टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड करेंट अफेयर से कनेक्ट करना है कि इस समय कौन सा टॉपिक जो है करेंट में चर्चा में है, और वो जो है एनसीईआरटी के किस सब्जेक्ट्स किस चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है। फिर चैप्टर से चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप मानसून पढ़ रहे हो, मानसून जो है कैसे रिवर वाले को कनेक्ट करता है, कैसे जो है वनस्पति वाले चैप्टर को से कनेक्ट होता है, तो इसको चैप्टर से भी एक ही बुक के अगले चैप्टर से भी वो जहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है उसको कनेक्ट करना है, उसको समझना है कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो आप फर्स्ट रीड करते हो ना, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट रीडिंग एक साइंस की बुक पढ़े, फर्स्ट रीड में आपने माइंड मैप डेवलप कर लिया, सेकंड रीड में प्रश्न पूछ लिया, लेकिन आप सोचो कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं है तो आप ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए जो सर्वे है ना, तो आप एक बार सभी एनसीईआरटी का सर्वे कर लो, या तो अगर आप चाहते हो कि आप सेकेंड रीड सभी का कर लो, सभी एनसीईआरटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी का कर लो, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे ना। पता चला केवल आप साइंस पढ़े हो तो उसको ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट कर पाओगे। यानी कि फर्स्ट रीड सेकेंड रीड सभी एनसीईआरटी का कर लो, जब थर्ड रीड आप पढ़ना शुरू करो तब सभी से कनेक्ट कर पाओ। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप शुरुआत में पढ़ रहे हो ना तो आप चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना है। क्योंकि आप जब मेंस देने जाओगे ना उससे पहले कम से कम 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में बहुत टाइम कम लगता है, शुरुआत में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप बढ़िया से पढ़ो और उसकी बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट बिल्ड करते रहो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहो, तो लास्ट में जब आप पढ़ोगे ना तो ये एक दिन में 20-20 एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पहले सभी एनसीईआरटी का एक बार सर्वे कर लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सेकंड रीड भी बढ़िया से कर लो, प्रश्न पूछते रहो, क्योंकि उसमें जोड़ना नहीं है, केवल एक ही चैप्टर पढ़े आप प्रश्न पूछ रहे हो रिलेटेड। लेकिन जब कनेक्शन थर्ड रीड में करना है, यानी कि आपको फर्स्ट रीड सेकंड रीड सभी एनसीईआरटी का ऑलरेडी हो जाना चाहिए, और फिर आप 1-2 महीना न्यूज़पेपर भी पढ़ लियो बढ़िया से, तभी तो आप करंट से कनेक्ट कर पाओगे। तो यानी कि थर्ड रीड में जो है आपको फर्स्ट रीड सेकंड रीड ऑलरेडी की जानी चाहिए। और एनसीईआरटी पढ़ने का एक क्रम होता है, जो हमारी एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज है उसमें मैंने बताया है कि किस क्रम से पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। पहले साइंस, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी इस क्रम से। तो टाइम और एफर्ट कम लगता है। क्यों लगता है, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यानी कि ये थर्ड रीड है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें जोड़ना है। जैसे इसको देखिए, मानसून है, मानसून का अगर कोई चैप्टर है ना, वो बस पढ़ेगा, ये मानसून पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, अरेबियन ब्रांच,
फिर जो है ऐसे पढ़ के वो ख़त्म कर देगा। लेकिन जो माइनर मेंटेलिटी का है ना, वो मानसून पढ़ेगा तो फिर वो उसको कनेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर से कैसे जुड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे जुड़ेगा, क्लाइमेट चेंज से कैसे जुड़ेगा, और फिर जो है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी कैसे कनेक्ट होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, ड्रॉट, ये न्यूज़ वगैरह में आ रहा है, ये इससे कनेक्ट करेगा। फिर क्लाइमेट को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करेगा। फिर क्लाइमेट चेंज जो है कैसे मानसून को इफेक्ट डालता है उसको देखेगा। एग्रीकल्चर में अगर चेंज आ रहा है तो वो कैसे मानसून को इम्पैक्ट डाल रहा है। इस तरीके से आपको जो है ना कनेक्ट करना है सबको। और यूपीएससी जो है ना कनेक्शन ही टेस्ट करती है। आपको एक चैप्टर 5 सब्जेक्ट और करंट अफेयर सबसे इसको कनेक्ट करना पड़ता है। देखो यूपीएससी जो है ना ये केवल मानसून के बारे में नहीं पूछेगी। जैसे हाउ डज वेरिएबिलिटी इन द इंडियन मानसून अफेक्ट फूड इन्फ्लेशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी मानसून में जो चेंजेस आ रहे हैं वो फूड इन्फ्लेशन पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे और ग्रामीण रोजगार पे कैसे वो इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि ये देखो फूड इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, यानी इकोनॉमी भी पूछ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में यानी इकोनॉमी भी पूछ रहा है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन और सब कुछ इसमें आ जा रहा है। तो आपको जब तक चीज़ें कनेक्ट नहीं करोगे कैसे समझ पाओगे इस तरीके की चीज़ें। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि आप क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो टूरिस्ट रीडिंग वाला हो, तुरंत क्लाइमेट की डिफिनीशन, सीजन क्या है, मानसून क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, पढ़ लिया, फिर बुक क्लोज करेगा और फिर बाद में भूल जाएगा। यानी कि वो टेम्परेरी मेमोरी बिल्ड कर रहा है अपनी, उसके लॉन्ग ड्यूरेशन वाली मेमोरी में जा नहीं रहा है। जो माइनर रीडिंग है वो पूछेगा कि मानसून की बारिश क्यों होती है, और जो बारिश जो है अनइक्वल क्यों होती है, राजस्थान ड्राई क्यों है, एल नीनो क्या मैटर है, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। इस तरीके के वो प्रश्न पूछेगा ना, तो एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आपको यही करना है। जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी में नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, आर्टिकल 14 पढ़ेगा, 50 पढ़ेगा, 60 पढ़ेगा और फिर सब चीज़ें भूल जाएगा। लेकिन जो माइनर रीडिंग है तो सोचेगा इसके बारे में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, क्या सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसका क्या सोल्यूशन रिजर्वेशन है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, ये सोशल जस्टिस से कैसे रिलेटेड है। यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करना है, सोसाइटी से रिलेट करना है, गवर्नेंस से, करंट अफेयर से। जब आप इन सब चीज़ों से अच्छे से रिलेट करोगे ना, तब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जो यूपीएससी डिमांड करती है। इसी तरीके से आप इन्फ्लेशन में जोड़ सकते हो, यानी कि किसी टॉपिक पे, अभी हमने सब्जेक्ट में देखा, अभी किसी टॉपिक को जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको कैसे इन्फ्लेशन, जैसे कैसे इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करती है, लोन्स को कैसे प्रभावित करती है, इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित करती है, ग्रोथ को कैसे प्रभावित करती है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रभावित करती है। यानी एक टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो इतनी सारी चीज़ों से आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। इन्फ्लेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट, सोसाइटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, यानी कि ये आपको चेन रिएक्शन से देखना है। ये सारे एंगल है। आपको कोई जब चीज़ पढ़ रहे हो तो उससे जोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स से जोड़ो, सोसाइटी से जोड़ो, गवर्नेंस से जोड़ो, इकोनॉमी से जोड़ो, करंट अफेयर से जोड़ो, ताकि ना आप अच्छे से बेसिक अपना क्लियर करो। अब सभी जो एनसीईआरटी होती है ना, एक अलग अलग माइंडसेट की डिमांड करती है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की तरह आपको पढ़ना है इसको, और फिर कॉजेशन यानी कारण, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, कॉज और इफेक्ट को ध्यान देना है। जैसे आप केवल मेमोराइज नहीं करोगे 1857 में क्रांति हुई, डलहौजी आया, क्या क्या किया, नहीं, आपको पूछना है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके बाद क्या चेंजेज हुए, यानी कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, और ये जो है फ्रीडम मूवमेंट में किस तरीके से जो है ये सहयोग किया, यानी कि क्या कारण था, उसका इफेक्ट क्या हुआ, आगे क्या इफेक्ट पड़ा, लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ा, शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट पड़ा। यानी कि आपको एक चेंज जो है ना इस पर ध्यान देना है। इवेंट ए हुआ तो बी को कैसे इम्पैक्ट डाला, ए और बी से मिलकर सी कैसे जो है प्रभावित हुआ। इस तरीके का अप्रोच रखना है हिस्ट्री में।
अब ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी का आपको नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। पहले तो आप जो है ना एटलस अपने पास रखिए, उसके डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैप देख के आप क्लैरिटी आती है। जैसे आप मैप देखोगे तो कुछ क्षेत्र में जंगल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, तो आप समझने की कोशिश करोगे ना कि यहाँ पे ही पहाड़ क्यों है, यहाँ पे ही माउंटेन क्यों है, यहीं पे ज़्यादा जंगल क्यों है। और मैप जो है ना आपके दिमाग में एकदम पूरा छप जाना चाहिए, विजुलाइज करना आना चाहिए, आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। ज्योग्राफी जो है ना विजुअल मेमोरी है, आपको हर चीज़ दिमाग में बैठना चाहिए। और ज्योग्राफी से यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मैपिंग बेस्ड प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट है और फिर मैपिंग है। ये मेंटलिटी रखनी है आपको ज्योग्राफी में। पॉलिटी में जो है ना आपको पहले जो है ना फिलोसफिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। हमारे जो संविधान निर्माता है उनकी क्या फिलॉसफी थी, आर्टिकल 14, 15, 16, ये केवल आपको मेमोराइज नहीं करना है, उसके पीछे की फिलॉसफी के समझना है। प्रश्न पूछना है कि अम्बेडकर ने इस चीज़ को क्यों ज़्यादा महत्व दिया, इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किस फिलॉसफी को फुलफिल कर रहा है। जब आप पॉलिटिक्स की कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो इस समय जो है रिसेंट में कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं इससे रिलेटेड, और कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, सरकार कोई भी कानून ला रही है, कोई भी पॉलिसी ला रही है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये जो कीवर्ड्स हैं ना ये कैसे उस कानून से जस्टिफाई हो रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटी जो होती है ना ये केवल रूल्स नहीं है, आइडियाज़ है, वैल्यूज़ है, पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़, वैल्यू और पर्पज़ को फुलफिल करती है। तो पॉलिटी पढ़ते समय आपको फिलॉसफी जो है उसको समझना है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या जोड़ा घटाया जा सकता है, कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, यानी कि एनालिटिकल क्षमता भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें मिलके ही आपको पॉलिटी पढ़नी है। जब आप पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हो तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी में कंसेप्चुअल और रिलेशनल, इसमें जो है ना इकोनॉमी में एक चीज़ होता है कि आपको कहीं फ़ायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह नुकसान होना ही होना है। जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप जो है बैंक का इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हो, लेकिन उससे इन्फ्लेशन तो कम हो जाती है। लेकिन बैंक का जो लोन रेट है ना वो बढ़ जाता है, उससे उत्पादन घट जाता है, यानी कि एक जगह नुकसान हो रहा है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उससे रिलेशन बिल्ड करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तब वो इस मेंटेलिटी पे चलना है कि कौन चीज़ बढ़ाने पे कौन चीज़ें घट रही है, किसको घटाने पे कौन सी चीज़ें बढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। साइंस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी है ना उसमें आपको यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है 6 to 10th, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है टेक्नोलॉजी वाले में पोर्शन में आ जाएगा। जब तक आप बेसिक आपका सही नहीं होगा तो आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाओगे अच्छे से। यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड करना है, फिर एप्लीकेशन पार्ट आप जो है करंट वगैरह से अच्छे से पढ़ के वहाँ पे उसको समझ सकते हो। ये अप्रोच रखना है आपको साइंस पढ़ते समय। अभी तक हमने समझा कि किस माइंडसेट से एनसीईआरटी की कौन सी बुक पढ़नी है। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है।